Welcome to Code and Capital. नमस्ते और स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आता है पर सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी लगता है। फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, ये शब्द सुनते ही लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम चीज होगी। बिल्कुल, दिमाग में बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स और मुश्किल ग्राफ आने लगते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है। क्या जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं वो वाकई में उतनी मजबूत है जितनी वो दिख रही है, या हम सिर्फ बढ़ती कीमत के पीछे भाग रहे हैं? बहुत जरूरी सवाल है। तो इसी गुत्थी का सुलझाने के लिए आज हमने दो जबरदस्त सोर्स उठाए हैं। पहला है वेंचुरा सिक्योरिटीज का एक गाइड जो हमें इसकी कह सकते हैं ABCD सिखाएगा। और दूसरा है विनवेस्टा का एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल जो इसके दो पहलुओं को आमने सामने रखता है। एक है नंबरों की दुनिया यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी है कहानी की दुनिया, क्वालिटेटिव। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद है ये पता लगाना कि किसी कंपनी की सिर्फ प्राइस टैग नहीं बल्कि उसकी असली कीमत कैसे समझी जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस भारी भरकम शब्द फंडामेंटल एनालिसिस को तोड़कर शुरू करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घर खरीदना। सोचिए, आप एक घर खरीदने गए हैं। ओके। आप सिर्फ ये तो नहीं देखेंगे कि उस पर ताजा पेंट हुआ है या बाहर से सुंदर दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सबसे पहले देखूंगा कि नींव में कोई दरार तो नहीं है, पानी का कनेक्शन कैसा है, आसपास का इलाका कैसा है, वो सारी चीजें जो लंबी रेस में काम आती हैं। बस आपने खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस को समझा दिया। अच्छा। हाँ, ये किसी कंपनी के लिए ठीक वही चीज है। हम शेयर की कीमत के पीछे झांककर उसकी नींव देखते हैं। जैसे उसकी बैलेंस शीट। क्या उसका मैनेजमेंट भरोसे के लायक है? इसका एक ही मकसद है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना। और फिर उस असली कीमत की तुलना आज के शेयर प्राइस से करना। सही कहा। एकदम सही। ताकि पता चले कि शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा। बिल्कुल। और ये तरीका लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक कंपास की तरह काम करता है। बाजार में रोज हजारों खबरें आती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, बहुत शोर होता है। हाँ, जिससे शेयर ऊपर नीचे होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको इस शोर से बचाता है और आपका ध्यान अच्छी टिकाऊ कंपनियों पर बनाए रखने में मदद करता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे हुआ फिर। हाँ, कह सकते हैं। ये आपको अंदर की छुपी हुई बीमारियों के बारे में पहले ही आगाह कर देता है, जैसे बहुत ज्यादा कर्ज या लगातार घटता प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक तरह की जासूसी है। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्स बताते हैं कि इस जासूसी के दो तरीके हैं। एक है क्वांटिटेटिव, नंबरों का खेल। हाँ, और दूसरा क्वालिटेटिव यानी कहानी का विश्लेषण। तो पहले नंबरों की बात करते हैं। कंपनी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? हाँ, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरी तरह से उन चीजों पर आधारित है जिन्हें आप नाप सकते हैं। कंपनी की कमाई, मुनाफा, संपत्ति, कर्ज, ये सब आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। इसमें सबसे मशहूर मेट्रिक है PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये तो मैंने बहुत सुना है। लोग अक्सर कहते हैं कम PE मतलब सस्ता स्टॉक। क्या ये इतना सीधा है? ये एक आम धारणा है, लेकिन ये आधा सच है। PE रेशियो हमें बताता है कि आप कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। ओके। जैसे हमारे सोर्स बताते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनियों का PE रेशियो जो करीब 38 से 40 होता है, वो अक्सर यूटिलिटी यानी बिजली पानी जैसी कंपनियों से ज्यादा होता है, जिनका 20-22 के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यूटिलिटी कंपनियां हमेशा बेहतर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा PE का मतलब हो सकता है कि बाजार को उस कंपनी से भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद है, और वहीं कम PE कभी-कभी इस बात का संकेत भी हो सकता है कि कंपनी किसी मुश्किल में है, जिसे हम आगे वैल्यू ट्रैप के उदाहरण में देखेंगे। अच्छा, तो सिर्फ PE देखकर फैसला करना एक जाल हो सकता है। कोई और जरूरी नंबर जो हमें देखना चाहिए? एक और बहुत जरूरी मेट्रिक है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी? हाँ, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि मैनेजमेंट कितना कुशल है। सोचिए, दो कंपनियां हैं, दोनों ने 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। ठीक है। लेकिन कंपनी ए ने ये मुनाफा 500 करोड़ के निवेश पर कमाया, जबकि कंपनी बी ने 1000 करोड़ का निवेश किया। तो जाहिर है कंपनी ए का मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है,
उसने कम पैसे में ज्यादा काम करके दिखाया। बिल्कुल, आरओई हमें यही बताता है। वॉरेन बफे जैसे निवेशक हमेशा उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनका आरओई लगातार 15% से ज्यादा रहा हो। ये एक अच्छी निशानी है। हाँ, इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखा जाता है, जो बताता है कि कंपनी पर कर्ज का कितना बोझ है। ठीक है, तो पीई, आरओई, डेट टू इक्विटी, ये नंबर हमें कंपनी की मौजूदा सेहत का एक स्नैपशॉट तो दे देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी हद तक पीछे देखने जैसा है, जैसे कोई कार को रियर व्यू मिरर में देखकर चला रहा हो। हाँ, बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। आगे के रास्ते के बारे में क्या? बिल्कुल, नंबर अतीत के बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में नहीं। और यहीं पर क्वालिटेटिव एनालिसिस की भूमिका आती है। कहानी वाली एनालिसिस। हाँ, ये उन चीजों को समझने की कोशिश करता है जिन्हें आप किसी स्प्रेडशीट में नहीं डाल सकते, लेकिन जो कंपनी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। ये नंबरों के पीछे के क्यों को समझने की कला है। जैसे कि कौन सी चीजें हैं जो नंबरों में नहीं दिखती? सबसे जरूरी है कंपनी का मैनेजमेंट, लीडरशिप। हाँ, क्या कंपनी को चलाने वाले लोग अनुभवी, ईमानदार और भविष्य की सोचने वाले हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे एक सोर्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र है। अच्छा। उसमें पाया गया कि जब कोई नया सीईओ आता है और पहले 100 दिनों में अपनी रणनीति को साफ-साफ बताता है, तो उस कंपनी के शेयर की कीमत औसतन 5.3% बढ़ जाती है। अरे वाह, मतलब बाजार एक अच्छी लीडरशिप को इतना महत्व देता है? बहुत ज्यादा। लेकिन एक आम निवेशक जो कंपनी के ऑफिस के अंदर नहीं बैठा, वो ये कैसे पता लगाएगा कि सीईओ सच में काबिल है या नहीं? देखिए, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप मैनेजमेंट के इंटरव्यूज देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में चेयरमैन का लेटर पढ़ सकते हैं। क्या उनकी बातें और वादे जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? क्या वो अपनी गलतियां मानते हैं? ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अलावा और क्या है? दूसरी सबसे अहम चीज है कंपनी का इकोनॉमिक मोट। इकोनॉमिक मोट मतलब उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। ये एक ऐसा किला है जो कंपनी को उसके प्रतियोगियों से बचाता है। ये कुछ भी हो सकता है, एक बहुत मजबूत ब्रांड जिसे लोग आंख बंद करके खरीदते हैं, या कोई अनोखी टेक्नोलॉजी। हाँ, या एक बड़ा नेटवर्क। मतलब ऐसी कोई चीज जो दूसरी कंपनियां आसानी से कॉपी ना कर सके। बिल्कुल। और विनवेस्टा का सोर्स इस पर एक जबरदस्त आंकड़ा देता है। 2024 में जिन कंपनियों का इकोनॉमिक मोट मजबूत था, उन्होंने निवेशकों को औसतन 28.92% का रिटर्न दिया। 28% से ज्यादा। हाँ, और वहीं जिन कंपनियों के पास कोई मोट नहीं था, उनका रिटर्न सिर्फ 14.43% रहा। ये तो लगभग दुगने का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि लंबी अवधि में क्वालिटी कितनी ज्यादा मायने रखती है। ये कमाल का अंतर है। तो सिद्धांत तो समझ आ गए, नंबर देखो, लेकिन कहानी को उससे भी ज्यादा तवज्जो दो। पर असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? हमारे स्रोतों में कुछ हालिया उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे कभी-कभी कहानी नंबरों पर पूरी तरह हावी हो जाती है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है इंटेल का। 2024 में अगर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर देखते तो इंटेल का स्टॉक बहुत सस्ता लग रहा था। अच्छा। उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू गिरकर 0.8 पर आ गई थी, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत कम थी। मतलब कागज पर तो ये एक जबरदस्त डील लग रही होगी, एक इतनी बड़ी कंपनी इतने सस्ते दाम पर। बिल्कुल, लेकिन ये एक क्लासिक वैल्यू ट्रैप था। वैल्यू ट्रैप? ऐसा स्टॉक जो सस्ता दिखता है पर असल में एक डूबता हुआ जहाज है। असली कहानी क्वालिटेटिव एनालिसिस ने बताई। क्या थी कहानी? कंपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल बढ़त तेजी से खो रही थी। AMD और TSMC जैसे प्रतियोगी उसे पीछे छोड़ रहे थे, और कंपनी की लीडरशिप में भी बहुत अस्थिरता थी। नतीजा, नंबरों पर सस्ता दिखने के बावजूद स्टॉक 60% से ज्यादा गिर गया। बाप रे! तो जिन लोगों ने सिर्फ नंबर देखकर पैसा लगाया, उनका तो बहुत नुकसान हुआ होगा। हाँ, लेकिन फिर 2025 में कहानी बदली। एक क्वालिटेटिव बदलाव आया। ओके। पैट जेल्सिंगर के रूप में एक नया, भरोसेमंद और अनुभवी CEO आया। सरकार ने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदद का ऐलान किया और एनवीडिया ने भी इंटेल के साथ निवेश की घोषणा की। ये सब क्वालिटेटिव संकेत थे। और इसका असर? देखते ही देखते इंटेल का स्टॉक 80% बढ़ गया, जबकि उसके वित्तीय नंबरों में सुधार तो बहुत बाद में दिखना शुरू हुआ। ये तो कमाल है। मतलब कहानी ने नंबरों को पूरी तरह से पलट दिया। मुझे याद है बोइंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके पास तो हजारों प्लेन के ऑर्डर थे, नंबर तो अच्छे ही होंगे। हाँ, ये दूसरा बेहतरीन उदाहरण है।
बोइंग के पास कागज पर मतलब क्वांटिटेटिवली दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर बैकलॉग था। हजारों विमानों के ऑर्डर थे। फिर भी मुश्किल में थे। हाँ, क्योंकि क्वालिटेटिव तौर पर कंपनी एक बड़े संकट से गुजर रही थी। 737 मैक्स के हादसों के बाद उसकी सुरक्षा और क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए थे। ये एक क्वालिटेटिव समस्या थी। बिल्कुल। इसने कंपनी के ब्रांड और भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। नतीजा, मजबूत ऑर्डर बुक के बावजूद स्टॉक 32% गिर गया। और फिर रिकवरी कैसे हुई? रिकवरी तब शुरू हुई जब 2025 में एक नए सीईओ ने कमान संभाली और साफ तौर पर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रॉफिट नहीं बल्कि क्वालिटी और सुरक्षा होगी। मतलब एक क्वालिटेटिव सुधार। हाँ, और इसी ने निवेशकों का भरोसा लौटाया और स्टॉक में 35% की रिकवरी देखने को मिली। इन उदाहरणों से एक बात तो साफ है, नंबर आपको बता सकते हैं कि कंपनी कहाँ थी, लेकिन कहानी आपको बताती है कि वो कहाँ जा रही है। इसका एक उल्टा उदाहरण एनवीडिया भी है ना? बिल्कुल। एक स्टॉक जो कागज पर बहुत महंगा लगता है। हाँ, एनवीडिया इसका सटीक उल्टा उदाहरण है। अगर आप सिर्फ उसका पीई रेशियो देखते जो 45 से 48 के बीच है तो आपको लगता कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। कोई भी पारंपरिक निवेशक शायद इससे दूर रहता। शायद, लेकिन उसकी क्वालिटेटिव कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। क्या? एआई चिप के बाजार में 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी, एक मजबूत सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम क्यूडा जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और एक विजनरी सीईओ। इस मजबूत क्वालिटेटिव कहानी ने उसके ऊंचे वैल्यूएशन को न सिर्फ सही ठहराया बल्कि उसे और भी ऊपर पहुंचाया। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि ये क्वांटिटेटिव बनाम क्वालिटेटिव की लड़ाई नहीं है। तो एक आम निवेशक इन दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बनाम दूसरे की लड़ाई है ही नहीं, ये दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की कला है। अच्छा। पेशेवर निवेशक और फंड मैनेजर यही करते हैं। वो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। हजारों कंपनियों की भीड़ में से वो कुछ फिल्टर लगाते हैं। जैसे हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका आरओई 15% से ज्यादा हो और कर्ज कम हो। इस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहते हैं। तो पहले नंबरों का इस्तेमाल करके भीड़ को छांट लिया। हाँ, इससे उनके लिस्ट हजारों से घटकर कुछ 100 या 50 पर आ जाती है और फिर उस छोटी लिस्ट पर वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का हथौड़ा चलाते हैं। वो उन चुनी हुई कंपनियों की गहराई से जांच करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी को परखते हैं, इंडस्ट्री में उनकी जगह को देखते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है बताता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्यों है बताता है। और एक सफल निवेशक को दोनों की जरूरत होती है। इसमें एक और बात भी अहम होगी कि कोई कितने समय के लिए निवेश कर रहा है। बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर कोई सिर्फ कुछ महीनों के लिए ट्रेडिंग कर रहा है तो शायद अगली तिमाही के नतीजे, मतलब कोई क्वांटिटेटिव खबर, ज्यादा मायने रखें। लेकिन अगर किसी का लक्ष्य अगर किसी का लक्ष्य 10, 15, 20 साल में संपत्ति बनाना है तो फिर कंपनी की क्वालिटेटिव ताकत, उसका मैनेजमेंट और उसका इकोनॉमिक मोट कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि आखिर में वही चीजें कंपनी को आगे ले जाती हैं। बिल्कुल, हर मुश्किल से निकालकर। तो आज की हमारी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ नंबरों को जोड़ना घटाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जासूस की तरह कंपनी की पूरी पड़ताल करने जैसा है। आपको अकाउंटेंट की तरह नंबरों की भाषा भी समझनी होगी और एक पत्रकार की तरह उन नंबरों के पीछे की कहानी को भी उजागर करना होगा। बिल्कुल। इंटेल, बोइंग और एनवीडिया के उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि नंबर धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक मजबूत कहानी और एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल वो लंबी अवधि में हमेशा जीतता है। तो आज के इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल। अगली बार जब आप किसी कंपनी का मूल्यांकन करें तो सिर्फ ये ना पूछें कि क्या इसका पीई रेशियो कम है या क्या इसका स्टॉक सस्ता है, बल्कि इसके बजाय खुद से एक ऐसा सवाल पूछें जो उसकी क्वालिटेटिव ताकत, उसके इकोनॉमिक मोट की जड़ तक जाए। अगर ये कंपनी कल अपनी सभी चीजों की कीमतें 10% बढ़ा दे तो क्या उसके ग्राहक फिर भी उसी के पास रहेंगे या वो किसी और के पास चले जाएंगे? बहुत दिलचस्प सवाल है। इस एक सवाल का जवाब आपको किसी भी पीई रेशियो की तुलना में उस कंपनी के लंबे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता देगा।